दोस्तों नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपका सफलता ही मेरा मिशन है। आप सब जानते हैं कि यहाँ से जूनियर एडिट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर तो सभी लोग कीजिए। और हाँ, अगर आप फ्री में पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 पढ़ते हैं। कौन प्रैक्टिस सेट 9? इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है और बहुत सारा लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में कई प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ है और कई प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो उसका अध्ययन कर लीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किसका है? तो फटाफट बताइए किसका है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। किसका है? रसलीन का। दूसरा देखिए, बरवे रामायण किसकी रचना है? चारों विकल्प आपके सामने, फटाफट बताइए बरवे रामायण किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका बी, तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अहिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से था? यानी कौन कवि असम के थे, इसमें से आपको ये बताना है। तो शंकर देव असम से थे। ठीक है ना, सी। अगला क्वेश्चन, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? यह पंक्ति किसकी है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह है मुक्तिबोध की पंक्तियां, डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति किसकी है? कौन सी है? तो देखिए ए बी सी इसी में से आपको मिल जाएगा, डी देखने की जरूरत नहीं है। फटाफट बताइए कौन इसका उत्तर होगा, समझ गए होंगे, रस मीमांसा। ठीक है। छठवां देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो आपका छह का हो जाएगा, तालु से किसका उच्चारण होता है? तो तालव्य वर्ड होता है च छ ज झ ञ, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि छ। ठीक है ना। आइए सातवां देखा जाए, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ये चारों विकल्प आपके सामने देख लीजिए, कौन है सही? तो सही आपका है उत्सुकता और अभिलाषा, यानी कि पहला ही ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए काले अक्षरों वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो इस सुसज्जित कक्ष का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, क्या पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा डी, बैठक, जिसको हम भाषा में बैठका बोलते हैं। नवा देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? बहुत आसान है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दसवां देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका है डी, परीक्षा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 11वां देख लिया जाए, च छ ज झ य का उच्चारण स्थान क्या है? अभी इसके पहले हम जस्ट बताए हैं। तो क्या है? तालु, यानी तालव्य है, ये तालव्य वर्ण शब्द होते हैं। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए साधारण में क्या किसका होता है? पूर्ण विराम का होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा का विलोम क्या होता है मित्रों? तो अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। ठीक है ना। आगे देखिए, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह क्या है? मतलब ये बिक गई, यह कौन सा ये समास है? हाथों हाथ क्या है, कौन सा समास है? तो 64 का आपका हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना। 65 देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक, मतलब छल से कौन सा कारक है? तो आपका हो जाएगा 15 का बी, कर्ण कारक, से के द्वारा, माने छल के द्वारा, तो इसलिए आपका कर्ण कारक हो जाएगा। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 16वां। तो तत्सम आपका हो जाएगा ए, ये अमृत जो है कि तत्सम शब्द है। आपका 17वां जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम का है? चारों आपके सामने दिख रहा है, फटाफट बताइए। तो 17 का आपका हो जाएगा ए, आम्र जो है यह तत्सम है।
68 देखिए, 18 देखिए, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? ए, बी, सी, डी, चारों आपके सामने हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन, 19 अलीगढ़ की बोली का क्षेत्र है। अलीगढ़ की बोली का कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी, ब्रज भाषा का ये क्षेत्र है। और आपका 20 जो है, किस रचना का दूसरा नाम आलखंड है? तो चारों आपके सामने दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो। आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। आइए 21वां देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है क्या है? अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको ये बताना है। तो इसका पहला ही हो जाएगा, आपको दिख रहा है घोटक, ठीक है ना। 22 देखिए, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंतरिक्ष का पर्यायवाची, तो आप अच्छी तरह इसको जानते हैं, व्योम और आकाश, ये दोनों एक साथ होगा, ठीक है ना। अगला देखिए 23, रामचरितमानस नामक काव्य की रचना शैली क्या है? मतलब इसकी रचना शैली क्या है? तो आपका हो जाएगा ए, दोहा चौपाई शैली में है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, मतलब प्रत्येक किसके चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? तो आप इसको जानते हैं, चौपाई, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आइए हम लोग बढ़ते हैं 25, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सजना सजना का अर्थ दो बार शब्द दिया है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होगा, सो यमक अलंकार होगा, ठीक है ना। 26 देखिए, तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। जाहिर सी बात है, दो बार तरण तरण दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? यमक होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 27, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ती है? संयम, संवाद, गर्म और संख्या। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि संवाद बोलते हैं, इसलिए म का इसमें ध्वनि सुनाई दे रहा है, ठीक है। 28 देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये उत्तम पुरुष ही होगा। 29 देखिए, मीरा जोर से हंसी किस प्रकार की क्रिया का समुचित उदाहरण? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक? तो जाहिर सी बात है, इसमें कहीं भी कर्म दिख नहीं रहा है, तो जब कर्म नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। आइए 30 देखते हैं, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? आसन्न भूतकाल मतलब अभी यह कार्य तुरंत हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, इसी को हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मैंने आम खाया है, मतलब अभी अभी खाया, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग 31 देख लेते हैं, आँच का अर्थ है, आँच का क्या अर्थ है? तो ए, बी, सी और डी ये सब देखिए। तो आँच का जो है कि सी आपका उत्तर होगा। गर्मी और लपट तो सब जानते हैं, लेकिन हानि भी होता है, क्योंकि लोग कहते हैं हम तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आने देंगे, अर्थात मैं तुम्हारा कोई हानि नहीं होने दूंगा, तो हानि भी इसमें इसका साथ जुड़ जाएगा, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा आपको बताना है, इसमें से कौन सा पद अव्यय है? तो आपका हो जाएगा 82 का बी, हमेशा शब्द जो है कि यह अव्यय है, ठीक है ना। आपका 32 का क्या हो जाएगा? बी, अव्यय, ठीक है। अगला देखिए 33, उद्गम के दृश्य से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? तो दोस्तों आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विदेशज, ठीक है ना। उद्गम की दृष्टि से अमीर, हाँ ठीक है, सही है, विदेशज। 34 देखिए, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा आपका एरा प्रत्यय होगा, ठीक है। 35 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा सी, विरहिणी, विरहिणी। अगला देखिए, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी किस प्रकार की संज्ञा है मित्रों? तो आप जानते हैं 86 का भी जातिवाचक संज्ञा। 86 का 36,
37 जो है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। इसमें चारों विकल्प आपके सामने दिख रहा है। कर्मवाच्य किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, माने बिल्ली द्वारा चूहा मारा गया, इसका मतलब ये हुआ। 38 देखिए, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प क्या दिख रहा है? चारों में आपका यही सही दिख रहा है, साम्राज्ञी और सम्राट, यही सही है। ठीक है ना। आइए 39 देखते हैं। उर्दू शब्द सौदा, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इसका चारों विकल्प आपके सामने दिख रहा है, एक बार नज़र डाल लीजिए और सब में आपका उत्तर हो जाएगा ये बी। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और 40, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें कौन आपका विशेषण है, आपको यही पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका नैतिक। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताएंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा सम, सम उपसर्ग है। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग है। उसके बाद आपका ये देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा? 8, यानी कि पहला। ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग 43 देखते हैं। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 44, तो 44 जो है क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का उदाहरण है, क्या है? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। 45, बधु उर्मी माने बधुर्मी, बधुर में क्या हो जाएगा आपका? 45 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, बधुधन उर्मी। ठीक है। आइए 46 से लेकर के 50 के बीच में एक आपका गद्यांश है। गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, आप इसका उत्तर देंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 47 देखिए, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं किसके हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक है। 48, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो आप चारों देखिए और इसमें देखिए सही उत्तर क्या होगा। तो रामायणी इनका नहीं है। अगला देखिए 49, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो चारों देखिए, जिसमें भयानक रस नहीं पाया जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि, सर नहीं सूर है। ठीक है ना, इसको देखेंगे। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, इस पंक्ति में उडगन का क्या अर्थ है? तो उडगन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। क्या है? तारे। ठीक है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। आरी नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा, यह पंक्ति किसकी है? आपको यह बताना है। तो दोस्तों यह पंक्ति है हरिऔध जी की। किसकी है? हरिऔध जी की है। ठीक है ना। और इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन जो है,
जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जीर्ण जनपद के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। 53 देखिए, निम्नलिखित कवियों में कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? इन चारों में कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ये हरिदास नहीं थे। अगला देखिए 54, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो पत्रिका जो है आपका है, चारों पत्रिका आपके सामने दे रखा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। 55 देखिए, मोचीराम किसकी रचना है? मोचीराम जो कविता है, यह किसकी कविता है, किसकी रचना है? तो है सुदामा पांडे धुमिल का, ठीक है। अगला देखिए 56, भारत वर्षोन्नति कैसे हो गया है, कैसे होगा, यहाँ कैसे कैसे हो सकती है, यह किसका निबंध है? आप अच्छी तरह जानते हैं किसका निबंध है, पढ़ करके भी आए हैं। किसका निबंध है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है। अगला देखिए 57, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले क्या हैं? खाली स्थान में ये चारों विकल्प आपके सामने, भावशील, मनोविकार, न्याय। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मनोविकार हैं। आने वाले क्या हैं? ये मनोविकार हैं, सी, ठीक है ना। अगला देखिए 58, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। इसके पहले छोटे कक्षाओं में पढ़ करके आए होंगे। इस पंक्ति की रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, सी। ये किसका है? नहीं सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का है। ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। आइए हम लोग 59 नंबर देख लेते हैं। धर्म भारती द्वारा रचित अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग यह क्या है? गीति नाट्य है। 60 देखिए, बाला था जब उसको सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये आप चारों देख लीजिए और सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। आइए 61 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? तो दोस्तों चारों को देखिए और चारों में आप जानते हैं कि मात्र 35 वर्ष की ही आयु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पाया था, लेकिन जो हिंदी साहित्य को दे गए अब तक कोई नहीं दे पाया। 62 देखिए, लाल तारा के रचनाकार हैं कौन है? चारों विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ठीक है ना। आगे आप चाहें तो देख सकते हैं। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथावस्तु कहाँ से ली गई है? आपको ये बताना कहाँ से ली गई है। तो ये है डी, महाभारत से ली गई है। फिर अगला देखिए 64, देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित है? देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित है? तो इसमें श्री कृष्ण के जीवन गाथा को बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। 65, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो 3 यहाँ दिख रहे हैं और ये 4, चारों विकल्प आपके सामने है। इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, रामप्रिया शरण। आइए हम लोग 66 देखते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ए। 67 जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है, क्या है? आप देखिए चारों आपके सामने है, क्या सही है? उर्वशी, ठीक है। आइए 68 देखते हैं, धर्मविद भारती की काव्यकृत कनुप्रिया में किसका वर्णन है? कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन इसमें किया गया है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? चारों में, पांचों में, चारों में देखिए कौन है? तो आप देख रहे हैं प्रेमचंद जी ही हैं। अगला देखिए 70, स्वयं पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? आप देख सकते हैं चारों, और इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा 70 का ए। ये किसका है? नचिकेता का है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
आपका सुझाव हमें आमंत्रित है, और किसी टॉपिक में वीडियो चाहे तो बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, मैंने कौन सा रचना उनका नहीं है, तो ये आपका है डी, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसका है आप कमेंट करके बताएंगे। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, बहुत चर्चित है, चारों विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका है गुरु गोविंद सिंह। अगला, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, भाषा इसमें पूछ रहा है दोस्तों, भाषा, तो भाषा इसका हो जाएगा खड़ी, खड़ी बोली, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर रचनाएं जो कि ब्रज में किए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, 74, तो कौन सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आनंद मंजरी, ये बाल मुकुंद गुप्त का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। 75 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, अब आपको ये बताना है। फिर 75 में भी वही क्वेश्चन है, क्या सुमेलित नहीं है, तो आप देखिए ऋणजल धनजल, ये प्रभाकर माचवे का नहीं है। आइए हम लोग 76 देख लेते हैं। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है, तो इसके रचनाकार हैं आपके श्री राम शर्मा, यानी कि बी। अगला देखिए 77, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है, कौन सी रचना नहीं आपको ये बताना है। तो दोस्तों वे दिन वे लोग, ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। अगला देखिए, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं, तो किसके प्रस्तुत किए हैं दोस्तों, तो आपका ये है डी, मेरा परिवार। अगला 79, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें कौन सुमेलित नहीं आपको ये बताना है। तो ये देखिए, समय के पांव, ये माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है। समय के पांव किसका है आप कमेंट करके बताएंगे। 80, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है, ठेठ हिंदी में कौन उपन्यास लिखते थे दोस्तों, आप जानते भी हैं, हरिऔध, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए 81 हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है, यह उपन्यास किस प्रकार का है, तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, उपन्यास है, डी। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या आपको यहाँ पूछा जा रहा है, कुल कितने दोहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ये इस तरह का प्रश्न अक्सर समस्या में डालता है, क्योंकि 719, 713, 717 कई जगह अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है, अलग अलग अपना आधार प्रस्तुत किया है, अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत किया है, लेकिन 13 और 19 सबसे ज़्यादा विद्वानों ने माना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपके विकल्प में 19 अगर दे रखा है, 719, तो आप इसको करेंगे, और अगर 19 नहीं है, ये 713 केवल है, ये 713 अगर है तो 713 को आप सही करेंगे। अगर 19 नहीं रहेगा तो, अगर रहेगा तो आप 19 ही करेंगे, ठीक है। चलिए 83 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, आप अच्छी तरह जानते हैं घनानंद की किस भाषा में, तो ब्रज में है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, गंगा लहरी किसकी रचना है, तो गंगा लहरी किसकी रचना आप जानते हैं, पद्माकर की रचना है। 85 देखिए, नैन नचाए कहियो मुस्काए ला फिर आइयो खेलन हो रही, बहुत चर्चित पंक्ति है, किसकी पंक्ति है आप अच्छी तरह जानते भी हैं, किसकी है, ये भी पद्माकर की ही है, ठीक है ना, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं, कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, 8 कवियों का नाम अगर आप जानते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मलुक दास उसमें नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, तो सभी विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे इसका उत्तर दे रखा है बी, ठीक है। 88 देखिए, रासों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, फिर बात आ जाती है, क्योंकि डिंगल और पिंगल शैली भी है, डिंगल और पिंगल भाषा भी है। तो जो भी राजस्थानी ग्रंथ लिखे गए हैं, राजस्थानी साहित्य लिखे गए हैं, उनको डिंगल भाषा ही माना गया है, और डिंगल भाषा 2 भाषाओं के योग से बना है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें अपभ्रंश
भ्रंश और राजस्थानी राजस्थानी के योग से आपका बना है क्या? डिंगल। क्या बना है? डिंगल। और अपभ्रंश तथा और राजस्थानी को हटा देंगे, ब्रज हो जाएगा। ब्रज भाषा के योग से बना है क्या? पिंगल। क्लियर हो गया ना? तो राजस्थानी और अपभ्रंश से आपका बना है डिंगल, और अपभ्रंश और ब्रज से बना आपका पिंगल। तो कहीं कहीं मिलता है कि पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्रज भाषा इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर समस्त साहित्यों की बात अगर हम करें तो उसमें ज़्यादातर साहित्य डिंगल और पिंगल दोनों में लिखे गए हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और जहाँ तक शैली की बात है, जैसे एक प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है, तो उसमें दिया रहता है कि दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। तो वो वास्तव में शैली क्या है? छंद है। तो वही जो है कि उसको दे दिया गया है। तो इसी तरह से यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाते हैं। कई बार आप लोग कमेंट भी किए हैं, हालांकि कई विद्वान कहे हैं कि सभी रासो ग्रंथ जो है कि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो मिलता है, लेकिन वो भी प्रामाणिक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? आप जानते हैं कौन है? पुष्पदंत। ठीक है। अगला देखिए 90, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप ये बताएंगे किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका सी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 91, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? चारों आपके सामने है। सही क्या है? ए, ब्रजभाषा। 92 देखिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो आपका ये हो जाएगा 92 का सी, फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि हिंदी जो है कि मूलतः फारसी भाषा का ही शब्द है, और उसी से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों शब्द उद्भव हुए हैं उससे। 93 का देखिए, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो आपका हो जाएगा 93 का ये, कौरवी यानी पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना? 94, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी यानी कि डी। 95, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये आपका हो जाएगा बी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है। अगला देखिए 96, मागधी अपभ्रंश में किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ है? मागधी अपभ्रंश में किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो ये आपका है डी, मराठी का। बाकी सब मागधी में ही हुआ है। आइए 97 देखते हैं, भारत के संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपका ये हो जाएगा बी, 1343। 98 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 51 में किसका वर्णन है दोस्तों? तो 51 में जो वर्णन है वह है आपका ये हिंदी भाषा यानी डी, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। ठीक है। 99, भारत की प्रथम देश भाषा है। क्या है भारत की प्रथम देश भाषा? तो यह आपका है दोस्तों ये पाली, क्योंकि संस्कृत बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, तब हिंदी का विकास हुआ। इसी क्रम से है ये। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? क्या है? ए, बी आप यहाँ देख रहे हैं, सी और डी। इसमें सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। यही जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। मेरा 60 वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट उसमें हैं।
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।